रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमन की कहने को तो 5 बहुएं थीं, लेकिन सुख उसे किसी से भी नहीं थे, क्योंकि पांचों की 5 बहुएं ऐसे ऐसे शहर से आई थीं, जिनकी भाषा ना तो उसे बोलनी आती थी और ना ही समझ आती थी। उसकी बड़ी बहू रानी, छोटी बहू रवीना, तीसरी बहू काजल, तीनों ही हिमाचल से थीं, और उसकी चौथी बहू रुचि और 5वीं बहू धानी मराठी थी, जिसके चलते जब भी वो अपनी बहुओं से कुछ कहती तो वो उसका कुछ और ही मतलब निकाल लेती। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय सुमन हॉल में बैठी होती है, तभी उसकी बड़ी और चौथी बहू रुचि उसके पास आती हैं और कहती हैं, आई मैं, तुम चलिए चाय ले आऊं। क्या बोली बहू तू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आई मैं, तुम चलिए चाय ले आऊं। हे भगवान, ये क्या बोल रही है कब से? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं ये मुझे गाली तो नहीं दे रही है ना? वैसे भी क्या बोलती है मुझे कुछ समझ आता नहीं है। अगर ये गाली दे भी देगी तो क्या पता चलेगा। बोलो ना आई, मला आड़ी कमासाठी देर हो रही है। ये क्या बोल रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन लग रहा है ये शायद कुछ पूछने आई है। क्या करूं? हाँ करूं या ना? वैसे भी ये सुबह सुबह चाय नाश्ते को छोड़कर और क्या ही पूछने आएगी। आई कहीं तरी बोला हो नहीं। हाँ ही बोल देती हूँ, वरना ये ऐसे ही सिर खाती रहेगी। हाँ बहू ले आ। सुमन की बात सुनकर रुचि उसका इशारा समझ जाती है और किचन में जाकर उसके लिए चाय लेकर आती है और उसे देती है, जिस पर वो अपने मन में कहती है, अरे वाह, मैंने तो अंधेरे में तीर छोड़ा था लेकिन निशाने पर लग गया। इसका मतलब ये चाय के लिए पूछ रही थी, लेकिन कब तक ऐसे तुक्के से काम चलता रहेगा? इस समस्या का कोई समाधान तो ढूंढना ही पड़ेगा। आपण काय विचार करत आहात? आईला अजून काही तरी हवे आहे की मी जाऊं? क्या बोल रही है ये? हाँ ही बोलना ठीक होगा। हाँ जा बहू तू। कुछ समय बाद रुचि वहाँ से चली जाती है और अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और सुमन अपनी 5 बहुओं के साथ या तो अंदाजे से और या तो हाँ ना में ही बात किया करती थी, क्योंकि इससे ज्यादा उसे कुछ समझ में ही नहीं आता था। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन सुबह के समय सुमन का नौकर रामू अपने गांव से लौटकर आता है और सुमन के पास जाकर कहता है, मालकिन देखिए, हम आ गए हैं। कैसी हैं आप? रामू तू आ गया मेरे बच्चे, अच्छा हुआ तू आ गया है। इतने बड़े घर में इतने लोगों के बीच में बिल्कुल अकेली हो गई थी मैं। क्यों मालकिन, इतने लोग क्यों बोल रही हैं? आप तो यहाँ अकेली रहती है ना? हाँ रहती थी, लेकिन तेरे जाने के बाद मेरे सभी बेटे मेरे लिए बहू लेकर आ गए हैं। वो भी ऐसी बहू लेकर आए हैं जिनकी भाषा समझ ही नहीं आती है मुझे। अच्छी बात है ना मालकिन, सभी साहब ने शादी कर ली है। अब अगर मैं गाँव गया तो आपको अकेले नहीं रहना पड़ेगा। अरे रामू, तू जैसा समझ रहा है वैसा कुछ नहीं है। मेरे बेटे अपने काम के चक्कर में खुद तो बाहर रहते हैं, लेकिन अपनी पत्नियों को मेरे सिर पर तांडव करने के लिए छोड़ कर गए हैं। ऐसा क्यों बोल रही हो मालकिन आप? रामू और सुमन आपस में ही बात कर रहे होते हैं कि तभी उसकी 5 बहुएं अपने अपने शहर के कपड़े पहने हुए रानी, रवीना, काजल हिमाचली, रुचि और धानी मराठी पहने हुए वहां आती हैं, जिन्हें देखकर रामू अपनी मालकिन सुमन से कहता है, मालकिन ये लोग कौन है और इन्होंने क्या कपड़े पहने हुए हैं? रामू ये 5 मेरी बहुएं हैं। ये तीनों हिमाचली हैं और ये दोनों मराठी हैं। क्या? अच्छा, तभी इन लोगों ने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं। तू सिर्फ इनके कपड़े देखकर ही हैरान हो गया, तो जब तू इनकी भाषा सुनेगा तो क्या करेगा? मेरी 5 बहुओं को हिंदी समझ नहीं आती है, सभी अपनी अपनी भाषा में बात करती हैं। तो फिर आप कैसे समझती है मालकिन इन लोगों की बात को, और कैसी रहती है आप इनके साथ? अंदाजे से समझती हूँ या तो चुप रहती हूँ, और क्या करूँ? जब उन्हें समझ में ही नहीं आएगा तो फायदा क्या है कुछ बोलने का। 5 बहुएं रामू और सुमन को काफी देर तक एक दूसरे से बात करते हुए देखकर अपनी सास सुमन से अपनी भाषा में बोलती हैं। हाँ माणूस कौन आहे? कौन आहे आई? ई कौन है माजी? ये क्या है मालकिन? यही है रामू, ये लोग ऐसे ही बोलती है। हा माणूस काय बोलताय? काही समजते आहे का? नाही, मला काही समजत नाही। हे लोग कशाबद्दल बोलत आहेत? मी पण। अरे चुप करो तुम दोनों, कौन पढ़ पता नहीं क्या क्या बोल रही हो। सर के ऊपर से जा रहा है, कुछ मत बोलो तुम सब अब। कौन माजी? लो अब ये तीनों शुरू हो गई है, इनका कुछ नहीं हो सकता, हम चलते हैं यहाँ से। सुमन और रामू उनकी भाषा से परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं और उन 5 को कुछ भी समझ में नहीं आता है। ऐसे ही समय बीतता है
और समय के साथ साथ ये परेशानी और भी बढ़ती जा रही थी। ना सुमन की बहुओं को सुमन की भाषा समझ में आती थी, ना ही सुमन को अपनी बहुओं की। ऐसे ही कुछ समय और बीतता है। तभी एक दिन शाम के समय सुमन अपने नौकर के साथ मार्केट से घर आती है और देखती है कि उसकी पांचों बहुएं अपने अपने शहर के गाना रानी, काजल, रवीना हिमाचली, धानी, रुचि मराठी गाते हुए नाच रही होती हैं। काला घगरा सियाई के ओ सियाई के दो बनिए जो चली है, मैं तेरी दो है बनिए जो चली है। पिंगा द पोरी पिंगा द पोरी पिंगा द पोरी पिंगा माला पिंगा ने माला भोला वाली रात घरा वाली पोरी पिंगा। पांचों अपने अपने गानों को गाते हुए मस्त होकर नाच ही रही होती हैं कि तभी रुचि और धानी की नजर अपनी सास पर जाती है और वो उन तीनों को भी इशारा करके गाना बंद करके चुपचाप खड़ी हो जाती हैं। तभी सुमन गुस्से में कहती है, ये क्या कर रही हो तुम पांचू? किसकी बारात निकल रही है जो तुम लोग ऐसे जोर जोर से गाना गाते हुए नाच रही हो? तुम्हारी बातें सुनती हूँ वो कम है क्या जो अब तुम्हारे यहाँ के गाने भी सुनूं? रहने दीजिए मालकिन, बहुओं को समझ में नहीं आ रहा है तो क्या फायदा है इनको कुछ कहने का जब इन पर कोई असर ही नहीं होगा। तो क्या करूं मैं? दुखी कर दिया है मेरी इन हिमाचली और मराठी बहुओं ने। जितना दिमाग ये अपने गानों पर नाचने और गाने में लगा रही है ना, उतना दिमाग अगर ये हमारे यहाँ की हिंदी भाषा सीखने में लगाती तो जरूरत जितना बोलना तो सीख ही जाती। लेकिन इनसे कुछ नहीं होगा। बस करिए मालकिन, इनमें भी इनकी क्या गलती है? ये भी तो वही बोलती है ना जो बचपन में इन्होंने सीखा है और सुना है। लेकिन अब इन्हें जिंदगी भर यही रहना है, ये तो सोचना चाहिए और थोड़ी बहुत हिंदी बोलनी भी सीखनी चाहिए ताकि हम एक दूसरे की बातों को समझ सके। अभी देख लो, मैं सुना रही हूँ और ये पांचों मूर्ति बनकर खड़ी है। सुमन इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और वो पांचों अपनी सास को देखकर समझ जाती हैं कि वो उन पर गुस्सा कर रही थी। जिसके बाद वो पांचों अपनी भाषा के साथ साथ फोन की मदद से हिंदी भाषा को भी सीखने की कोशिश करती हैं। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ पांचों जरूरत जितनी हिंदी भाषा सीख जाती हैं। तभी एक दिन शाम के समय पांचों खाने की थाली लेकर सुमन के कमरे में जाती हैं और कहती हैं, माँ जी खाना खा लीजिए। मुझे नहीं खाना है, ले जाओ अपने खाने को यहाँ से। एक मिनट, क्या बोला तुम पांचों ने? यही खाना खा लीजिए। तुम पांचों हिंदी में कैसे बोल रही हो? तुम्हें तो हिंदी नहीं आती ना, न ही समझ में आती है, तो फिर कैसे बोल रही हो? माँ जी, पहले हमें लगा था कि शायद आप कम बोलती हैं, इसलिए आप हमसे बात नहीं करती हैं। लेकिन जब आपने उस दिन हमारे गाने को सुनकर गुस्सा किया, तब हमें समझ में आया कि शायद आपको हमारी बातें समझ में नहीं आती हैं और हमें आपकी, इसलिए हमने थोड़ी हिंदी बोलना सीख लिया है। हाँ माँ जी। मैं तुम्हें बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। आज तुम पांचों ने मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। अगर मुझे पहले पता होता कि मेरी डांट का तुम पांचों पर इतना असर होगा तो मैं पहले ही तुम्हें डांट देती। अपनी बहुओं को हिंदी बोलते हुए देखकर सुमन की खुशी का ठिकाना नहीं होता है और इसी के साथ उसे अपनी हिमाचली और मराठी बहुओं की भाषा से जो भी परेशानी थी वो काफी हद तक कम हो जाती है। जिसके बाद वो अपनी पांचों बहुओं के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। नंदिनी अपनी सास कादम्बरी के साथ उसके घुटनों का चेकअप करवाने हॉस्पिटल आई होती है। दोनों चेकअप के बाद हॉस्पिटल के कॉरिडोर से निकल रहे होते हैं। तभी उसकी सास बेंच पर बैठ जाती है और नंदिनी कहती है, अरे सासू माँ, जगह नहीं मिली कि फट से बैठ जाती हो। अभी चेकअप करवा तो लिया है, घर नहीं चलना क्या? अरे ठहर जा, कब से सर पर दौड़ाए जा रही है, फिर से मेरे घुटने दर्द करने लगे। सासू माँ, आपके घुटनों का दर्द ना मेरे सर का दर्द बन गया है। अभी थोड़ी देर की बात है, घर जाकर पड़ी रहना सोफे पर। अभी चलो यहाँ से। नास पिटी, थोड़ी देर और चली ना तो ऊपर ही चली जाऊंगी, समझी? वो पहिए वाली कुर्सी, उस पर बैठाकर हॉस्पिटल के बाहर तक ले चल, फिर टैक्सी में बैठकर घर आ जाऊंगी। जरा से घुटने के दर्द में इनको चलकर जाने में मौत आ रही है। हॉस्पिटल के बाहर तक जाने के लिए भी इनको व्हील चेयर चाहिए, लाती हूँ। इतना कहकर नंदिनी व्हील चेयर पर कादम्बरी को बैठाकर हॉस्पिटल से बाहर जाने लगती है। तभी उसे सामने वाले कमरे से उसका पति अरुण एक प्रेग्नेंट औरत को संभालकर ले जाते हुए दिखाई पड़ता है। वो अपनी सास को चलती व्हील चेयर पर छोड़कर
उसके पीछे जाने लगती है। तभी वो एक नर्स से टकरा जाती है, लेकिन जैसे ही वो दोबारा पलट कर देखती है तब तक दोनों वहाँ से जा चुके थे और वो खुद से कहती है, क्या मैंने अरुण को देखा? और वो हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे? और उनके साथ वो प्रेग्नेंट औरत कौन थी? वो ये सब बोल ही रही होती है कि तभी पीछे से उसकी सास की आवाज आती है, जो व्हीलचेयर पर बैठी दीवार से टकरा चुकी थी, और वो चिल्लाते हुए कहती है, हाय रे, मार डाला रे, ये पहिए वाली कुर्सी पर बैठाकर दीवार से ठुकने के लिए छोड़ गई, नास पिटी आए। हाय राम, ये आवाज तो सासू माँ की है। इनके चक्कर में मैं उनको यूं ही छोड़कर आ गई। जल्दी भाग नंदिनी, वरना सासू माँ सुना सुना कर कानों से खून निकाल देगी। इतना कहकर वो भागती हुई अपनी सास के पास जाती है। कुछ देर में दोनों सास बहू घर आ जाती है। शाम के वक्त किचन में काम करते ही नंदिनी को अब भी हॉस्पिटल में अरुण को देखने की बात याद आ रही थी। रात को सोने के बाद वो अरुण से कहती है, अरुण, तुम दिन में क्या वो चौराहे वाले हॉस्पिटल पे गए थे? हॉस्पिटल? अरे मैं पागल हूँ क्या? बिना बात के मैं क्यों हॉस्पिटल जाने लगा? क्यों, क्या हुआ? शायद फिर मुझे पहचानने में ही कोई गलती हो गई होगी। नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे कि तुम हो वहाँ। छोड़ो, सो जाओ। हाँ, काफी रात हो गई है। दोनों लाइट्स ऑफ करके सो जाते हैं। समय बीतता है। एक दिन जब नंदिनी अरुण का बैग धोने के लिए उसमें से सामान निकाल रही होती है तो उसके हाथ प्रेगनेंसी रिपोर्ट लगती है, जिसे देखकर वो कहती है, ये मिसेज रागनी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट इनके बैग में क्या कर रही है? कहीं ये वही लड़की तो नहीं जिसे मैंने हॉस्पिटल में देखा था? तभी वहाँ अरुण आता है और उसके हाथ से रिपोर्ट लेकर कहता है, कितनी बार कहा है, ऐसे मेरे काम के पेपर्स को हाथ मत लगाया करो। मैं तो आपका बैग धोने के लिए सामान निकाल रही थी। वैसे किसी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट पेपर कैसे बन गई? सच बताओ, मेरी पीठ पीछे तुम क्या गुल खिला रहे हो? कहीं ये मिसेस रागिनी मेरी सौतन तो नहीं? ये क्या बकवास चल रही है यहाँ? कितनी शक्की खोपड़ी है तेरी बहू, बिना सोचे समझे मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही है। शक करने पर तो आप मुझे मजबूर कर रहे हैं ना। मैंने उस दिन हॉस्पिटल में आपके साथ एक प्रेग्नेंट औरत को देखा था, लेकिन आपने मना कर दिया तो मैंने उसे अपना वहम समझा। लेकिन आज ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट आपके बैग में देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया है। मेरी सौतन है और वो भी प्रेग्नेंट है। तुम बेकार में ही मुझे गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है नंदिनी। तुम्हारी सौतन बनाकर मैं क्यों तुम्हें दुखी करना चाहूँगा? ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं मान लूंगी, लेकिन आपको ये बात मेरी कसम खाकर कहनी होगी। अगर आप कसम खा लेंगे ना तो मैं इस रिपोर्ट को भी अनदेखा कर दूंगी। कैसी जिद्दी है ये नालायक। बेटा खा ले इसकी कसम, इसको भी चैन मिलेगा। कैसी बातें कर रही हो? मैं ऐसे कैसे नंदिनी की कसम खा लूं? ऐसे कैसे मतलब? अभी कसम में नमक मिर्ची लगा कर दूं क्या? तब खाएगा। मैं कह रही हूँ ना सासू माँ, पक्का मेरी प्रेग्नेंट सौतन है। मैं कहीं की नहीं रही। सासू माँ, मेरा पति धोखे। तुम्हारी कसम, मेरी लाइफ में कोई दूसरी औरत नहीं है। खुश अब? ले खा ली तेरी कसम। अब तो कुछ खाने को बना दे या फिर हमें भूखा ही मारेगी। अरुण की कसम खाने के बाद नंदिनी थोड़ा शांत होती है और फिर उससे कोई सवाल नहीं करती। अगले दिन नंदिनी अपनी सास के रूटीन चेकअप के लिए उसके साथ फिर से हॉस्पिटल जाती है। जैसे ही वो दवाई लेने के लिए अकेले बाहर निकल रही होती है, तभी उसे रागिनी बेंच पर बैठी मिलती है और उसे देखकर वो उससे कुछ पूछने ही वाली होती है कि तभी नर्स रागिनी के हाथों में पर्ची थमाकर कहती है, रागिनी जी, जाते हुए ये दवाइयाँ लेकर जाइएगा। और हाँ, मैंने मिस्टर अरुण को कह दिया है कि आपका चेकअप ठीक से हो गया है और उनके कहने पर आपके लिए टैक्सी भी बुक करवा दी है। थैंक यू नर्स, इस हालत में वो मेरे साथ नहीं है तो आपने मेरी बहुत मदद की। आपके हस्बैंड भले ही दूर बैठे हैं, लेकिन उन्हें आपकी पल पल की खबर है। सच में इतने केयरिंग हस्बैंड नसीब वालों को मिलते हैं। इसके पति का नाम भी अरुण है और ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट इन पर इस लड़की का नाम रागिनी लिखा है।
और उस दिन उन रिपोर्ट में भी रागिनी लिखा था। नहीं नहीं, अरुण ने तो मेरी कसम खाई थी, वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, जब तक सासू माँ का चेकअप हो रहा है मैं इससे बात करने की कोशिश करती हूँ। इतना कहकर वो रागिनी के पास जाती है और उसे संभालते हुए बेंच से उठने में मदद करती है और उसके हाथ से दवाई की पर्ची लेकर कहती है, तुम्हारी दवाइयाँ मैं ले आती हूँ। वैसे कौन सा महीना चल रहा है प्रेगनेंसी का? 8वां, इसलिए कुछ दिनों पर चेकअप के लिए आना पड़ता है। वैसे इस हालत में तुम अकेले कैसे मैनेज करती हो? मतलब इस टाइम तुम्हारे पति को तुम्हारे साथ होना चाहिए ना? वो किसी जरूरी काम में फंस गए हैं तो नहीं आ पाए। अरुण तो कह रहे थे कि आज उनकी कोई जरूरी मीटिंग है। नहीं नहीं, मैं कहीं फिर से गलत ना समझ रही हूँ। अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं दवाइयाँ लेकर आती हूँ। थैंक यू। तभी नंदिनी चुपके से उसके पर्स से फोन निकाल लेती है और दवाइयाँ लेनी चली जाती है। तभी उसे फोन में अरुण का नाम सेव मिलता है और वो देखकर हैरान हो जाती है कि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि नंदिनी के पति अरुण का ही था। तभी वो गुस्से में उसी फोन से अरुण को कॉल करके कहती है, क्या आप वरुण बोल रहे हैं? जी हाँ, आप कौन और मेरी वाइफ का फोन आपके पास कैसे? वाइफ नहीं, दूसरी औरत। जी मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। आपकी वाइफ की प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आ रही है, जिसके रिगार्डिंग डॉक्टर को आपसे बात करनी थी, तो आपको अर्जेंटली हॉस्पिटल आना होगा। जी मैं अभी आया। इतना कहकर कॉल कट हो जाता है। कुछ देर में अरुण हॉस्पिटल पहुंचता है तो देखता है कि रागिनी वहां आराम से बेंच पर बैठी है। तभी अरुण कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम यहाँ अचानक? मैंने बुलाया है तुम्हारे पति को, मेरी प्रेग्नेंट सौतन। नंदिनी तुम यहाँ? मेरा शक बिल्कुल सही था कि मेरी सौतन भी है और वो प्रेग्नेंट भी है। आपने मेरी झूठी कसम खाई अरुण। अरे बहू, मुझे डॉक्टर के पास अकेला छोड़कर कहाँ चली गई थी तू? बेटा तू यहाँ? चलिए सासू माँ। नंदिनी कादम्बरी का हाथ पकड़कर उसके साथ चली जाती है और रागिनी और अरुण भी उसके पीछे पीछे जाते हैं और घर पहुंचते ही नंदिनी अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ रागिनी आकर उसे रोकते हुए कहती है, देखो नंदिनी, वैसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। अरुण ने कुछ गलत नहीं किया, वो मेरी हेल्प कर रहा है बस। हेल्प? तुम्हें मेरी सौतन बनाकर इस हालत में मैं चोट नहीं पहुंचाना चाहती तुम्हें, वरना एक जोरदार थप्पड़ मारती। बस करो, ना ही मेरा अरुण के साथ कोई रिश्ता है, ना ही मैं तुम्हारी सौतन हूँ। मैं अरुण के दोस्त आकाश की बीवी हूँ और ये उसी का बच्चा है। हम दोनों ने भागकर शादी की थी और मेरे पापा हम दोनों के पीछे पड़े हैं। उन्हें हमारे बारे में खबर ना हो इसलिए अरुण हमारी मदद कर रहा था, क्योंकि उसने आकाश से वादा किया था। वो ये सब बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ रागिनी का पति आकाश आता है और उसके सब कुछ बताने पर नंदिनी को पता चलता है कि रागिनी को सौतन समझना बस उसकी एक गलतफहमी थी, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही थी, जिसे जानकर वो अरुण से माफी मांगती है और अरुण भी उसे माफ कर देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।